आनंद जी, मुझे नहीं पता आपके सामने कोई टेलीविजन है जहां आपने प्रधानमंत्री के ये एक्सप्रेशंस देखे हों। इस पर भी अगर व्यंग किया जाए तो क्या कहेंगे? नहीं, बहुत ही गंदी बात है सुशांत जी ने जो कहा, मैं भी देख रहा हूँ सुबह से। ये एक तरह की आजकल की पॉलिटिक्स दर्शाता है कि किसी भी तरह से इतने सिनिकल हो जाओ कि प्राइम मिनिस्टर को आप एज अ ह्यूमन ना देखो, आप इंसान देखना बंद कर दो, उनको एक एंटिटी देखना, इंस्टीट्यूशन देखना शुरू कर दो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो ऑपोजिशन के अगेंस्ट ऐसा नहीं होता है, पर ये साइन ऑफ द टाइम्स है। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, अगर मुझे आप 30 सेकंड्स दें नाविका जी। देखिए, आज की डिबेट में 8 लोग हैं और सिर्फ मैं पत्रकार नहीं हूं, तो आई एम फीलिंग ए लिटिल लेफ्ट आउट। बाकी 7 वरिष्ठ पत्रकार हैं। देखिए, आप लोगों पे अभी आज रात से आप तैयार हो जाइए, बहुत एक्विजिशंस आने वाली हैं। जैसे राजगोपालन जी ने कहा, गोदी मीडिया कहेंगे, आपको ये कहेंगे, वो कहेंगे, हर चीज गालियां देंगे। ये कहेंगे कि ये क्वेश्चंस नहीं पूछा, ये नहीं पूछा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे बड़ा मुद्दा, और 3 और वरिष्ठ पत्रकार इस डिबेट में भी हैं, रेणु जी हैं, उन्होंने कहा असली मुद्दे क्या हैं। एक मुद्दा अगर आप सोचे तो राहुल गांधी जी ने उठाया है, 40 दिन हो गए, उन्होंने कहा है कि हम हर भारतीय महिला को जो कि गरीब वर्ग से आती है उसके अकाउंट में 1 लाख डालेंगे, पीरियड। तो जायज सी बात है, किसी पत्रकार ने उनसे यह पूछा 40 दिन में कि इसमें कितना खर्चा आएगा? एक आदमी ने नहीं पूछा। और आपको गालियां पड़ती हैं कि आप सवाल नहीं पूछते। राहुल गांधी जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, सब सवाल पूछते हैं, सब सवाल करते हैं उनसे। आज तक किसी ने पूछा उनसे? जितने बैठे हैं यहां पे, कहीं और पे, उन्होंने पूछा कि ये 1 लाख रुपया आप हर गरीब महिला को देंगे जो गरीब हाउस होल्ड से आती है, इसमें कितना लाखों करोड़ खर्चा आप ये एक सवाल पूछ रहे हैं? जो लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, ये जबकि उसका एक एग्जाम्पल एक राज्य में ऑलरेडी दिख रहा है और उसका पुराना उदाहरण ऑलरेडी मौजूद है, तब भी ये पूछा जा रहा है कि ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहां है? किसी पत्रकार ने राहुल गांधी से पूछा कि ये किस मैनिफेस्टो में बीजेपी के लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे? किस बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा है कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे? बीजेपी के किस मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो अगला चुनाव नहीं होगा? ये किसने पूछा, मुझे बताइए। 16 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ को हर बार राहुल गांधी उठा के बोलते हैं कि बिजनेसमैन का माफ कर दिया। राइट ऑफ का मतलब लोन माफ करना नहीं होता है। किस पत्रकार ने पूछा है? और यही लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं कि सामने वाले गोदी मीडिया या सबके हाथ ऊपर जा रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पहले आपके पास आती हूँ और फिर रेणु मित्तल जी के पास। एक राजगोपालन जी आ रही हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने आपसे पहले हाथ उठाया था, इसलिए डेमोक्रेसी में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। देखिए नविका जी, मुझे लगता है कि देश में मुद्दों पर बात होती है ना, तो फिर थोड़ा सा उसके सवाल जवाब ठीक आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से देश में एक बड़ा वर्ग तैयार हो गया है जिसको ये लगता है कि येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी चला जाए। और आप इमोशंस की बात कर रही हैं, नरेंद्र मोदी को लेकर इतना प्रिजुडिस है, इतना पूर्वाग्रह दुराग्रह है लोगों के मन में कि वो डिबेट खत्म होने के बाद भी कहते हैं कि अरे चलो ठीक है, राहुल कम से कम ये ऊट पटांग बोल रहा है, शायद कुछ वोट कट जाए। वरना राहुल गांधी ने अब तक जो खटाखट किया है उसकी कोई इकोनॉमिक वायबिलिटी है क्या? कोई। आनंद जी बिल्कुल ठीक सवाल कर रहे हैं, कोई इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है। आज जहां देश खड़ा है और इकोनॉमिकली हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, बहुत शानदार स्थिति में हैं, जो भी थोड़ा अर्थव्यवस्था समझता है। कमाल की बात यह है कि जब उसको पत्रकार सवाल पूछने की बजाय वो ये कहते हैं कि अरे ठीक है भाई, जब वो सरकार में आएंगे तो कर देंगे। ये ठीक यही हुआ था, कोशिश यही थी। जब 2004 में शाइनिंग इंडिया हुआ था तब भी यही हुआ था। उनको दिख रहा था काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो पूछ रहे हैं अरे ठीक है भाई, कुछ सड़क ज्यादा बना दी। और उसके बाद भी फिर वो कहते हैं कि ये हिंदू मुसलमान पे क्यों चला गया किसी मैनिफेस्टो में। और मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझसे बहुत सीनियर लोग इस डिबेट में हैं, राहुल जी हैं, राजगोपालन जी हैं, रेणु जी हैं, सभा जी हैं, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, किसी के ध्यान में हो क्या किसी मैनिफेस्टो में आजाद भारत के इतिहास में किसी पार्टी ने लिखा कि हम बहुसंख्यकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे? ये हिंदू मुसलमान नहीं है, ये कम्युनल नहीं है। आप बहुसंख्यक किसको कहते हैं? हिंदुओं को कहते हैं। जवाब क्या किसी ने लिखा? एक मैनिफेस्टो कहना चाह रही हूँ। एक तो कि आप संविधान का सवाल किया ना, आवाज पूरी क्लियर नहीं थी। ये ऑब्वियसली मैनिफेस्टो में नहीं लिखा, लेकिन बीजेपी के कुछ एमपीज ने कहा ना कि संविधान बदलेंगे। बीजेपी के काडर बोलते हैं संविधान बदलेंगे, इसलिए ये मुद्दा उठा है और ऑपोजिशन ने उठाया है। दूसरी बात, ये जो आप कह रहे हैं कि 1 लाख पॉसिबल नहीं है, कर्नाटक में किया है ना,
और कर्नाटक में ईमान से कहा जा रहा है कि बीजेपी अच्छा नहीं कर रही है। देखते हैं चुनाव कि अंत में क्या होगा। किया तो है और चश्मों पर निर्भर है सभा जी, क्योंकि मैं भी कर्नाटक घूम कर आई हूँ। मैं कर्नाटक घूम कर आई हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगा कि बीजेपी अच्छा नहीं कर रहा। हाँ, ईमान से बोलिए। मैं नहीं गई हूँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और ये मुझे एक तमिलनाडु में ये मुद्दा भी बहुत चला है। आप ये मत सोचिए कि इस तरह की चीजें संभव नहीं है। तमिलनाडु ने बहुत बिल्कुल दिखाया है। सब कुछ संभव है। और सब कुछ संभव इसलिए है कि ईवीएम में मोदी चिप है कि नहीं, ये सवाल भी हमने पूछा है। और राजगोपालन जी, ईवीएम में मोदी चिप है और उसकी वजह से कोई भी बटन दबाओ। इलेक्शन कमीशन डेटा क्यों डिले कर रहा है, ये सवाल पूछा है। दिल थाम कर बैठिए, इंटरव्यू आ रहा है, जवाब भी सुनिएगा, सवाल भी सुनिएगा सभा नकवी जी। लेकिन राजगोपालन जी, ये सवाल भी पूछा है कि ईवीएम में मोदी चिप है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो जवाब दे दिया है। आप क्यों नरेंद्र मोदी से पूछा? जरूरत ही नहीं थी। आपने दूसरा क्वेश्चन पूछना था, खटाखट। जो हर्षवर्धन त्रिपाठी से, आनंद रंगनाथन से मैं गुस्सा पर हूं। मैं सीधा सामने उनकी तो एकदम सिर पूछूंगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का ये चीज है, सारा डिजिटलाइजेशन कर दिया है। 1 लाख रुपया सपोज राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे 2090 में, बाई चांस बन जाएगा तो उस टाइम पर पी चिदम्बरम तो नोट प्रिंट करते जाएगा। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड तो नहीं है, पेट्रोल बॉन्ड उन्होंने दिया है इंडिया का, 10 लाख करोड़ का दिया है पेट्रोल बॉन्ड। उसका आप एंड मी, यू एंड मी आर पेइंग इवन टुडे। सो देयरफॉर खटाखट ये है, राहुल गांधी का कहना है नोट छापते जाओ। चलिए, जहां नोट छाप रहे होंगे, चलिए कहीं कोशिश करेंगे सुशांत जी लोगों को रास्ता बता सके कि कहां पर छप रहे हैं। लेकिन इंटरव्यू में इंटरनेशनल इकोसिस्टम को लेकर भी सवाल पूछे गए। देखिए जवाब क्या दिया और क्या कहा प्रधानमंत्री। आप कहते हैं कि भारत मेरे तीसरे टर्म में 3 नंबर की इकोनॉमी बनेगा। आपको नहीं लगता कि एक इकोसिस्टम होगा जो ये भारत की बढ़ोतरी को रोकने की कोशिश करेगा? ये विरोध और जो तीव्रता है, इसकी उम्र 4 जून तक है। राहुल देव जी, भारत अगर तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेगा, और बहुत से नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के भी ये कहा है कि ये रिगार्डलेस ऑफ कोई भी सरकार हो, ये होने वाला है और इसमें मोदी का कोई खास हुनर नहीं है। लेकिन क्या भारत को इतना बड़ा पावर, इकोनॉमिक पावर बनने देने के लिए सारी दुनिया बस यूं ही बैठी रहेगी? यूएस, चाइना, यूरोप के कई देश, क्या ये बैठे रहेंगे? क्या ये सवाल भारत के लिए जरूरी नहीं है पूछना? और इस तरह के इकोसिस्टम में से जो चीजें निकल कर आ रही हैं, वो क्या दर्शा रही हैं? देखिए, इकोसिस्टम तो हर तरफ है। ये कहना कि इकोसिस्टम केवल एक ही तरफ का है, वो बिल्कुल गलत होगा। इधर भी है, उधर भी है, सब जगह जहां भी इकोसिस्टम दरअसल सत्ता बनाती है। जो सत्ता से बाहर है वो किसी इकोसिस्टम नया बना नहीं सकता। उसको थोड़े दिन चला ले, लेकिन वो भी ज्यादा चल नहीं सकता। तो बहुत समझ लेना चाहिए हमें इकोसिस्टम बनता कैसे है और उसको चलाता कौन है। दूसरी बात कि एक ये हमारे यहाँ आजकल ये चलन बन गया है कि जो भी हमारे लिए जरा से भी आलोचनात्मक बात करे वो हमारा शत्रु है और वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनय यानी डिप्लोमेसी में आप जानते हैं हर देश अपना राष्ट्रीय हित सबसे पहले आगे रखता है। सारे रिश्ते, सारी संधियां, सारे समझौते, सारी बातें, बयानबाजी, ये उसको ध्यान में रख के की जाती है और ये लगातार बदलती रहने वाली परिस्थिति होती है।